बोर्डिंग लाइंस और इतने सारे टर्मिनल से नफरत है। ये सब बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है और वहां एक साथ इतने सारे लोग घुस आते हैं और किसी तरह मैं हमेशा उस सीट पर बैठती हूँ जिसे मैंने अपने लिए कभी भी बुक नहीं किया होता। लेकिन उस दिन मेरे साथ अब तक का सबसे खराब एयरपोर्ट एक्सपीरियंस हुआ था। ये सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था, जब मेरी बॉस जिना ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था और मुझसे कहा कि मुझे अर्जेंटली दुबई जाना होगा। हमारा एक ऑफिस लंदन में भी था और एक ऑफिस दुबई, इंडिया, न्यूयॉर्क और टोक्यो में है। एक दिन बुधवार की सुबह मैं एयरपोर्ट पर जाने के लिए कैब ले रही थी और अपने बोर्डिंग कॉल का इंतजार करने के लिए अपने टर्मिनल पर वेट कर रही थी। कुछ मिनटों बाद एक बुजुर्ग औरत आई और मेरे ठीक बगल में बैठ गई। उसकी उम्र लगभग 60 साल की होगी। मैं काफी इंट्रोवर्ट हूँ और मैं जानकर लोगों से क्या बातचीत करने से बचती रहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ये बुजुर्ग औरत ऐसी इंसान है जिसे अनजान लोगों से दोस्ती करना और मौका मिलते ही उनसे बातचीत करना पसंद है। मैं उसका अगला टारगेट बनने वाली थी। एक तरह से उसने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। वे भी इस औरत की तरह ही फ्रेंडली थी, इसलिए जब इस औरत ने मुझसे बात करना शुरू किया, क्या तुम भी दुबई जा रही हो? हाँ, मैंने उसे प्यार से जवाब दिया। मैं भी अपने बेटे और बहू से मिलने जा रही हूँ। ओह, अच्छी बात है। उन्हें हाल ही में एक बच्चा हुआ है, एक बेटा। मैं जल्द से जल्द अपने पोते को देखना चाहूंगी। बधाई हो। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बहुत खुश थी और मुस्कुरा रही थी। वैसे मैं काम के सिलसिले में कई कंट्रीज और स्टेट्स की ट्रैवल करती हूँ, लेकिन आमतौर पर जब तक जरूरत ना हो अनजान लोगों से मेरी बात नहीं होती। तुम फैमिली से मिलने दुबई जा रही हो? नहीं, मैं काम के लिए जा रही हूँ। ओह, तो क्या तुम जल्दी से वापस आ जाओगी? हाँ, ये ट्रिप लंबी नहीं है। पहले तो मुझे उसके सवाल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब ये मुझे परेशान कर रहा था। इसलिए पोलाइट बने रहने के लिए मैंने अपने जवाब छोटे कर दिए और अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल चिपका दी। मैं वहां कम से कम 1 महीने के लिए वहां रहूंगी। हाँ, जरूर। उसके बाद मैंने बस अपना लैपटॉप खोलकर काम करने का सोचा। जब भी मैं इस औरत के साथ बातचीत कर रही थी और काम कर रही थी, हमारे सामने वाली सीट पर एक आदमी मुझे घूर रहा था। वो थोड़ा अजीब लग रहा था और उसकी नजरें औरत की बाहों में मौजूद बैग पर टिक गई। शुक्र है कि अगले 15 मिनट में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई है। मैंने अपना सामान अपने हैंड बैग में पैक कर दिया। बुजुर्ग औरत के हाथ में एक बड़ा डफल बैग था। मुझे लगता है कि वो सामान फ्लाइट के ओवरहेड बॉक्स में रखने का सोच रही थी। मेरी 5 फुट 2 इंच की हाइट होने के कारण मैं आमतौर पर फ्लाइट्स में सामान ऊपर रखने से बचती हूँ, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है। मेरा हैंडबैग मेरी गोद में बिल्कुल फिट बैठता है और सौभाग्य से इस बार एशली ने मेरे लिए एक विंडो सीट बुक की थी। वो औरत अपने हाथ में बड़ा डफल बैग लेकर ठीक मेरे पीछे खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं अपनी सीट के पास पहुंची, मैंने देखा कि वो औरत मेरा पीछा कर रही थी। मैं बस पीछे मुड़ी और उसे देखकर मुस्कुराई। मैं सोच रही थी कि वो मेरा पीछा क्यों कर रही थी, जब औरत ने मेरी बगल वाली सीट की तरफ देखा और कहा, ये मेरी सीट है। मैं अपनी खिड़की के पास बैठने ही वाली थी कि तभी औरत ने मुझसे ये बात कह दी, ओह डियर, क्या तुम मेरा बैग ऊपर रखने में मेरी हेल्प कर सकती हो? उसने ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट की तरफ इशारा किया। छोटी हाइट होने के कारण मैं थोड़ा हेजिटेट हुई, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती तभी मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था। वो बस मुझे घूरता रहा और अपना सिर इधर उधर हिलाता रहा, मानो वो मुझे उस औरत की हेल्प ना करने का इशारा कर रहा हो। लेकिन इस बार मेरे अंदर से किसी चीज ने मुझे बैठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि एक बुजुर्ग औरत मुझसे दोबारा हेल्प मांगती, एक एयर होस्टेस आई और उसकी मदद करने लग गई। मैंने सोचा कि बुढ़िया निराश हो गई क्योंकि मैंने उसकी हेल्प नहीं की, लेकिन जब वो मेरे पास बैठी तो वो नॉर्मल लग रही थी और इसलिए ये अगले कुछ घंटों तक उसने बिना रुके मुझे अपने बारे में, अपने परिवार, अपने दोस्तों, यहाँ तक कि अपने पालतू कुत्ते के बारे में भी सब कुछ बताया। मैं इतना चिढ़ गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं उतरने से पहले कुछ देर सोना चाहती थी, लेकिन इस औरत और उसके बड़े मुंह ने मुझे सोने नहीं दिया। फिर आखिरकार पायलट ने डिक्लेयर किया कि हम कुछ ही मिनटों में उतर जाएंगे।
तभी मेरी उस फ्रेंडली बातूनी पड़ोसी की अचानक तबीयत खराब हो गई। डियर, क्या तुम मेरे लिए एक एयर होस्टेस को बुला सकती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि मेरी दादी को भी लैंडिंग से नफरत थी। शायद इस औरत को भी यही प्रॉब्लम थी, इसलिए उसे चक्कर या बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया और अचानक से इस औरत की हल्की सी परेशानी पैनिक अटैक में बदल गई और वो अचानक मुझे अपनी बेटी कहकर बुलाने लग गई। फ्लाइट जल्द ही लैंड करने वाली थी और स्टाफ ने पायलट को बता दिया कि हमारे पास एक मेडिकल इमरजेंसी है। किसी तरह हम उतरे और ये औरत मुझे जाने देने को तैयार नहीं थी। वो अब मुझे अपनी बेटी कह रही थी और वो मुझसे व्हीलचेयर लाने और उसका डफल बैग लाने के लिए कह रही थी। मेरे पास ले जाने के लिए अपना खुद का हैंडबैग था। उसका डफल बैग लाना तो दूर की बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन इससे पहले कि मैं उसकी हेल्प के लिए कुछ कर पाती, उस आदमी ने मेरे कंधे को थपथपाया और औरत और स्टाफ की अफरा तफरी के बीच उसने मुझे एक नोट दिया। मैंने उसे सावधानी से खोला और पढ़ा, औरत की हेल्प मत करना या उसके बैग को टच मत करना, स्टाफ को उसे संभालने दो। और किसी कारण से मैंने सोचा कि उसकी नोट में लिखी बात मान लेनी चाहिए। मैंने अपना बैग उठाया और बाकी पैसेंजर्स के साथ चलने लग गई। इस दौरान वो औरत मुझे बुलाती रही और मुझे अपनी बेटी बताती रही। जल्द ही मैं अपना बैग उठा रही थी, तभी मैंने अपने पीछे कुछ हलचल सुनी और मेरी फ्रेंडली और बातूनी पड़ोसन को पुलिस हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो चिल्ला पड़ी, मिंडी, मेरी बेटी, तुम मुझे इस तरह से कैसे छोड़ सकती हो? जैसे ही पुलिस वालों की नजर मुझ पर पड़ी, मुझे उसके साथ एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिस में ले जाया गया और मुझसे कितने घंटों तक इंक्वायरी की गई। पता चला कि वो औरत जिसका नाम सुजैन था, वो अपने डफल बैग में ड्रग्स ले जा रही थी। वो मुझे फंसाना चाहती थी, लेकिन जिस आदमी ने मुझे उसे पीछे छोड़ने के लिए कहा था, उसने वहां आकर बताया कि मैं सुजैन के साथ नहीं थी और वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। और पुलिस ने आखिरकार मुझ पर तब यकीन किया जब उन्होंने उस औरत से मेरा पूरा नाम पूछा और वो मिंडी के अलावा कुछ नहीं बता सकी, क्योंकि मैंने कभी उसे अपना पूरा नाम नहीं बताया था।